तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम कर रहे थे कार्बनिक घटक को कंप्लीट। कार्बनिक घटक में अब तक हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आर कार्बोहाइड्रेट का तीसरा पार्ट बसा हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, मैं हर बार की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार चैनल पर बने हुए हैं तो सारे वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैसेज बॉक्स में आप लाइक मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को भी शेयर करें। आइए बात करते हैं वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, वो भी निःशुल्क। आपके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इन मीडियम के से आपके लिए निःशुल्क और ऑफलाइन कोचिंग ज्वालानगर और सिविल लाइंस में अवेलेबल है, जिस कारण आप हर माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लिपिड, आज का चैप्टर है लिपिड या बसा, फैट और बसा। देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर जो परत पाई जाती है, यानी किसी भी जंतु में जो परत पाई जाती है, यानी चर्बी, एक तरीके से अगर नॉर्मल भाषा में बात करें चर्बी, तो उसको हम लिपिड या बसा का नाम देते हैं। अच्छा, पौधों पर जो वैक्सीन पाई जाती है, उसको भी हम किसका नाम देते हैं? बसा का। अब ये अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, शरीर में एस्टर के फॉर्म में और पौधों में ग्लिसरॉल के फॉर्म में। देखिए, लिपिड लंबी श्रृंखला वाले बसा अम्ल यानी फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं। ये जीवों में मौजूद मोम या तेलीय यानी जिसे कहते हैं ऑयली पदार्थ हैं। ये अध्रुवीय यानी नॉन पोलर हैं, और जलरोधी हाइड्रोफोबिक यानी ये जल के साथ क्रिया नहीं करते। देखा होगा, अगर आपने पानी में तेल की अगर एक बूंद डाल दी जाए तो क्या होगा? वो उसके ऊपर तैरने लगती, यानी जल के साथ क्रिया नहीं करती। जबकि ये क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर में घुलनशील है। देखिए, जब आपने चिकनाई लग जाती है हाथों पर, तो हम उसको किससे साफ करते हैं? ईथर से। ईथर से चिकनाई के धब्बे हट जाते हैं। घुलनशील है, जबकि पानी में अघुलनशील है, ये बात याद रखेंगे। लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्लूर ने किया था। किसने किया था? ब्लूर ने। याद रखेंगे, लिपिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्लूर ने। सभी लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बने होते हैं। याद रखेंगे, सभी लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बने होते हैं। कुछ लिपिड में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होती है। लिपिड प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की तरह बहुलक नहीं बनाते। देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है? पॉलीगन। पॉलीगन इसमें नहीं बनते, यानी बहुलक इसमें नहीं बनेंगे। ना ही वृहद अणु माना जाता है, ना ही इनको वृहद अणु यानी ज्यादा अणु नहीं। इनका सामान्य सूत्र CH3 CH2 और COOH। यहाँ N एक पूर्ण संख्या है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको लिख कर देखना चाहें तो देखिए, जनरल फॉर्मूला CH3 CH2 और COOH, इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। इसमें जरूरी नहीं है कि 2:1। देखिए, ग्लूकोज में आपने देखा था 2:1 होता है, इसमें 2:1 नहीं होता। लिपिड का वर्गीकरण, लिपिड को आमतौर पर 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। याद रखेंगे, वसा को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है सरल वसा या सिंपल लिपिड। इसके अंतर्गत वसा अम्ल, ग्लिसराइड और मोम सम्मिलित है, जैसे घी, चर्बी, मक्खन और नारियल का तेल। जैसे घी, चर्बी, मक्खन और नारियल का तेल। अगर इसमें हम देखते हैं आगे, तो देखिए बसीय अम्ल। बसा अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के साथ लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी रहती है। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल एक सिरे पर कार्बोक्सिल होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग अलग यानी बसा अम्ल में अलग अलग होती है। देखिए, इनकी संख्या 4 से 34 तक हो सकती है। तो हम सिंपल वाला अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CH2 और COOH।
H। अब ये जो चेन है, इस चेन को हम आगे बना सकते हैं, CH2 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 डैश 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 और COOH। तो यहां पर हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी हो सकती है, कार्बन अणुओं की 4 से 36 के बीच में हो सकती है। कार्बन परमाणुओं की सम संख्या वाले बसा अम्ल फैटी एसिड अक्सर प्रकृति में होते हैं। बसा अम्लों के उदाहरण देखेंगे, लॉरिक अम्ल, रिस्टिक अम्ल, पॉल्मेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल। बसा अम्लों के प्रकार, कार्बन कार्बन मध्य पाए जाने वाले सहसंयोजक बंध के आधार पर बसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। देखिए संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। देखिए अगर संतृप्त की बात करें तो संतृप्त का मतलब होता है केवल कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड, जैसे कि पॉमिटिक और स्टीयरेटिक। असंतृप्त में क्या होगा, इनमें एक या दो से अधिक द्विबंध होते हैं, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। इनको मोनो या पॉली असंतृप्त अम्ल के रूप में बांटा जाता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल, सरसों, मूंगफली का तेल, कपास में पाए जाने वाला तेल, ऑलिक अम्ल, लियोनिक अम्ल और लिनोलोनिक। देखिए इस टेबल के आधार पर हम देख सकते हैं संतृप्त बसीय अम्ल, लॉरिक अम्ल, लॉरिक एसिड कैसा है, संतृप्त, माइरिस्टिक अम्ल संतृप्त, पॉमिटिक अम्ल संतृप्त, स्टीयरिक अम्ल संतृप्त, एरेकैडिक अम्ल संतृप्त। असंतृप्त में देखेंगे पॉमिलिटिक असंतृप्त, ऑलिक अम्ल असंतृप्त, लाइनोलिनिक असंतृप्त, लाइनोलिक असंतृप्त, एरोकिडोनिक। देखिए एरेकैडिक है और यह है एरोकिडोनिक। ठीक, इसमें याद रखेंगे, याद रखेंगे पौधों में एरोकिडोनिक एसिड नहीं पाया जाता। याद रखेंगे पौधों में एरोकिडोनिक एसिड नहीं पाया जाता। इसके अलावा सारे एसिड का संश्लेषण होता है। और जंतुओं में कौन कौन से नहीं पाए जाते, तो जंतुओं में जो नहीं पाए जाते वो कौन से, लाइनोलिक और लाइनोलिनिक नहीं पाए जाते, बाकी सब पाए जाते हैं, यानी कि इन्हें बाह्य सोर्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जंतुओं में लाइनोलिक से ही एरोकिडोनिक का संश्लेषण किया जाता है। जंतुओं में लाइनोलिक से ही एरोकिडोनिक का संश्लेषण किया जाता है। देखिए आगे आते हैं, पूफा। पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा की बात करें तो क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यह एक पॉली असंतृप्त बसा अम्ल यानी फैटी एसिड है, जिसको ओमेगा 3 यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओमेगा 3 के नाम से। ठीक है, संतृप्त बसा अम्ल कम क्रियाशील होने के कारण शरीर में जमा होती रहती है। जो संतृप्त होती है अगर ये कम क्रियाशील होने के कारण क्या होती है, शरीर में जमा होती रहती है, जो मोटापे का कारण बनती है। लेकिन असंतृप्त बसा अधिक क्रियाशील होने के कारण उपापचय के काम में आकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ऊर्जा देती है। अतः असंतृप्त वसा लाभदायक होती है। जंतु वसा संतृप्त वसा है, जबकि तेल असंतृप्त वसा। याद रखेंगे जंतु वसा कैसी है, संतृप्त है, जबकि तेल वसा कैसी है, असंतृप्त है। आगे बढ़ते हैं, बसा अम्ल में प्रमुख जैविक क्रियाएं। देखिए यह कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं, ग्लिसरियोफॉस्फोलेट और स्फिंगोफाइट्स। ठीक, बसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड प्रोटीन से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर लाइपोप्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन बनाता है। शरीर में बसा के रूप में ऊर्जा संचरित रहती है। याद रखेंगे हमारे शरीर में इतना फैट होता है कि हम 13 से 14 वीक व्यक्ति अपने फैट से जीवित रह सकता है बिना भोजन किए। हार्मोन के निर्माण में भी बसा अम्ल यानी फैटी एसिड भाग लेते हैं। डीएजी तथा IP3 कोशिका के अंदर द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। और एक चीज और, जो डेड बॉडी में जो स्मेल आती है, डेड बॉडी अगर 2-4 दिन रख दी जाए तो डेड बॉडी में स्मेल जो आती है उसमें बसा की मात्रा से आती है। जो बसा को बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं तो बसा को समाप्त करना, तो वो जो स्मेल आती है वो बसा की आती है। ग्लिसराइड
ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लिपिड है। ये ग्लिसरॉल युक्त लिपिड है। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा सामान्य पाए जाने वाला ग्लिसराइड है। ये ट्राइग्लिसराइड बसा अम्ल फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। इनमें अल्कोहल जुड़ा रहता है। ऊर्जा संग्रह करने की इनकी क्षमता के कारण ट्राइग्लिसराइड महत्वपूर्ण है। फिर आता है मोम। ये लंबी हाइड्रोकार्बन के बसा अम्ल यानी फैटी एसिड के एसिड है, एस्टर है। बैक्स में अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है। पत्तियां और पादपों के तने पर पाए जाने वाला क्यूटिकल एक मोमी पदार्थ है यानी मोमीय पदार्थ है जो पानी के अत्यधिक बाष्पीकरण को रोकता है। देखिए मैंने बताया भी था, जब रेगिस्तानी पौधे होते हैं तो उन पर वैक्स की परत पाई जाती है ताकि जो पानी का एक्सीड बाष्पोत्सर्जन हो वो रुक सके। सीबम हमारी त्वचा में बसा में, ये सीरम है। सीरम हमारी त्वचा में बसा में ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित वैक्स और ट्राइग्लिसराइड का मिश्रण है। मोम 3 प्रकार का होता है, स्पर्म बेल मैक्स, बीज मैक्स यानी मधुमक्खियों से, और कार्नोबा मैक्स। अब देखेंगे संयुक्त वसा यानी कि कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड में ये कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड है। फास्फोग्लिसराइड और फास्फोलिपिड का एक वर्ग है। इसमें ग्लिसरील, फास्फेट और 2 बसा अम्ल यानी फैटी एसिड और एक अन्य समूह होता है। अन्य समूह के रूप में कोलिन, एथिलोमाइन, सेरीन, इनासिटोल हो सकते हैं। फास्फोलिपिड के भिन्न प्रकार है। देखिए ये नाम लिखे हैं, फास्फोलिपिड के क्या है, भिन्न प्रकार है। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फास्फेटी कोलाइन को लेसिथीन भी कहते हैं। ये अंडों के योक में, तेलीय बीज तथा रक्त में पाया जाता है। जो अंडे के योक होता है, जो योक होता है यानी पीला भाग, तो अंडे की जो जर्दी यानी योक में पाया जाता है, तेलीय बीज में पाया जाता है और रक्त में पाया जाता है। रक्त में ये बहा अणु का काम करता है। अब आता है फॉस्फेटी लिथेनोअलामाइन को सिफिलिन भी कहते हैं। ये तंत्रिका ऊतक, योग तथा प्लेटलेट्स में पाया जाता है। फास्फोलिपिड के उदाहरण है। अब आता है ग्लाइकोलिपिड। देखिए ग्लाइकोलिपिड स्पिंगोलिपिड के समान है। ग्लाइकोलिपिड में फास्फोरिक अम्ल का एमिनो अल्कोहल के साथ एस्टीकरण किया जाता है और एक ओलिगोसैकराइड, याद रखेंगे ओलिगोसैकराइड, आमतौर पर ग्लूकोज या गैलेक्टोज का बनता है। जो ओलिगोसैकराइड है वो किसका बनता है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज का, और स्पिगोसाइन से जुड़ा रहता है। गैलेक्टोसिल डाइग्लिसराइड्स और सल्फोलिपिड पादपों के प्रमुख ग्लाइकोलिपिड हैं। गैलेक्टो डाइग्लिसराइड तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन स्तर, माइलिन स्तर जानते हो, जो त्वचा में जो परत होती है, त्वचा की परत को कहते हैं मैलिन, माइलिन स्तर में पाए जाने वाला मुख्य ग्लाइकोलिपिड है। अब बात करते हैं स्पिंगोलिपिड की। इनको स्पिंगो माइलिन भी कहते हैं। ये फास्फोलिपिड के समान होते हैं। इनमें ग्लिसरॉल के स्थान पर स्पिगोसाइन पाया जाता है। ये न्यूरॉन के माइलिन आवरण में, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये न्यूरॉन के कोटिंग में काम करते हैं। किस में करते हैं, कोटिंग में, जैसे सेरोबोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स और गैलियोसाइड्स। तो स्पिंगोलिपिड है ये। अब आता है व्युत्पन्न वसा। क्या आएगा, व्युत्पन्न वसा या ड्राइव लिपिड। तो ड्राइव लिपिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ड्राइव लिपिड क्या है, इसके अंतर्गत स्टेरॉइड, टर्पीन और कैरोटीनॉइड आते हैं। यह एक विशेष प्रकार का लिपिड है जो लिपिड के बनते समय या टूटते समय मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में बनते हैं। किस में बनते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, तो अब इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का मतलब ये बसा अम्ल फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन लिपिड जैसे गुणों के कारण ये लिपिड में शामिल होते हैं। इनमें 4 जुड़े हुए कार्बन बले होते हैं। इसमें पित्त, लवण और सेक्स हार्मोन आदि शामिल है। स्टेरॉइड निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख ले। कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में पाए जाने वाला एक सामान्य स्टेरॉइड है। ये मुफ्त या बसा अम्ल
फैटी एसिड के एस्टर के रूप में हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में अघुलनशील है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ने पर यह धमनियों और सिराओं में जमा होता है। इससे उच्च रक्तचाप और हृदय रोग हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल को जीव विज्ञान का सर्वाधिक सुसज्जित सूक्ष्म अणु कहा जाता है। टेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जैसे कई हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होते हैं। तो याद रखेंगे किससे संश्लेषित होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। अब आते हैं एर्गोस्ट्रॉल। तो एर्गोस्ट्रॉल क्या होता है? एर्गोस्ट्रॉल पादपों में पाए जाने वाला एक स्टेरॉल है। फिर आता है क्रोपोस्टेरॉल। क्रोपोस्टेरॉल मल में पाए जाने वाला स्टेरॉल है जो कोलन के जीवाणु, कोलन यानी बड़ी आंत के जीवाणुओं द्वारा कोलेस्ट्रॉल के अपघटन से बनता है। अब आता है डायोस्गेनिन। डायोस्गेनिन याम पादप डायोस्केरा द्वारा उत्पादित स्टेरॉइड है। इसका उपयोग प्रजनन क्षमता यानी निरोधक गोलियों में, कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है टर्पिन। ये क्रोमोलिपिड भी कहा जाता है। आइसोप्रिन के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? आइसोप्रिन के। अब आता है जटिल वसा यानी कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो देखिए कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात करें, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिपिड यानी जटिल वसा है जिसमें लिपिड और प्रोटीन शामिल हैं। प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में जटिल लिपिड के रूप में होते हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से अन्य लिपिडों को परिवहन करते हैं। लाइपोप्रोटीन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं और ऊर्जा उत्पादन के लिए सतह प्रदान करते हैं और पादप या तंतु शरीर के विभिन्न भागों में लिपिड और प्रोटीन के परिवहन में भी मदद करते हैं। लाइपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन को उनके घनत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आता है क्लोमाइक्रोन। देखिए इनमें 0.99 ग्राम प्रति मिलीलीटर से कम घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन होते हैं जो आंत से ट्राइग्लिसराइड के दूसरे ऊतकों में ले जाते हैं। इनको कहते हैं हम VLDL। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या कहेंगे? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। याद रखेंगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसका काम क्या होता है? देखिए इसकी उससे हृदयघात आ जाता है। अगर ये ज्यादा लो हो जाता है तो क्या होता है? हृदयघात। ठीक। अब आता है 0.95 से 1019 ग्राम प्रति ml घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन सम्मिलित हैं। ये यकृत में संश्लेषित होते हैं जिसके भंडारण के लिए वसा ऊतकों और अन्य ऊतकों तक ले जाते हैं। तो इन्हें कम घनत्व वाले यानी LDL। देखिए अब जो LDL है, LDL का मतलब क्या हो गया? लो डेंसिटी। ठीक है। लाइपोप्रोटीन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो याद रखेंगे इससे प्लेग का खतरा बढ़ जाता है। प्लेग को हम जानते हैं क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं और ये चूहों से फैलती है। अब आगे बढ़ते हैं। उच्च घनत्व वाले लाइप्रो 1.063 से 1.210 तक घनत्व वाले को लाइप्रो, ये कोलेस्ट्रॉल को यकृत से परिधीय ऊतकों तक ले जाते हैं और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनको अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। अमीनो अम्ल सामान्य परिचय व संरचना। देखिए लिपिड का कार्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। वसा के ऑक्सीकारी अपघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के जब ऑक्सीकरण से दहन होता है तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। जैसे रनिंग करके आते हैं तो फैट से हमारी क्या जनरेट होती है? एनर्जी। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम से दुगने से ज्यादा ऊर्जा। देखिए मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट कितना देती है? 4.2 और ये 1 ग्राम में कितना देती है? 9.1 कैलोरी। तो याद रहेगा। खाद्य भंडार
पादपों तथा जंतुओं में भोजन का संग्रहण वसा के रूप में होता है, बिल्कुल ठीक। पादपों में भी वसा के रूप में ही भोजन इकट्ठा करते हैं और जंतु भी। पादपों में अंकुरण के दौरान भ्रूण के पोष प्रदान करने के लिए बीज में संग्रहित वसा का उपयोग किया जाता है। जो बीज में संग्रहित वसा हो जाती है वही भोजन बनता है। विटामिन का अवशोषण, लिपिड घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, अब इसको दूसरे शब्दों में अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कीड़ा के, ई, डी, ए के वाहक के रूप में कार्य करता है। सभी को घुलनशील विटामिन को वसा अणुओं के साथ मिलाकर छोटी आंत से विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है। इसलिए एक आहार जो वसा की मात्रा बहुत कम होने पर है, इन 4 विटामिन की कमी हो जाती है। कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक संगठन, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्या होते हैं? महत्वपूर्ण घटक। फिर आता है संरक्षण और ऊष्मारोधक। जंतुओं में वसा को वसा कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के नीचे जमा सर्दियों में शरीर की ऊष्मा को हानि से बचाते हैं। जो बॉडी के अंदर जो फैट होती है वो ऊष्मा की हानि से बचाता है। वसा नेत्रगोलक, वृक्क तथा जननांग को चोट से बचाने का भी कार्य करते हैं। नेत्रगोलक पे जो वसा की परत होती है ये चोट करती है, और इसके अलावा वृक्क पर भी वसा की परत होती है और जननांग पर भी। फिर आते हैं हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और पित्त लवण के संश्लेषण में, याद रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉयड हार्मोन से ही विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एरेकिडोनिक अम्ल का भी उत्पन्न है। थ्रोम्बोप्रोक्सानेस प्लेलेट्स द्वारा संश्लेषित होते हैं जो रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। लिपिड पूफा, मैंने अभी पूफा के बारे में बताया था, का भी उत्पन्न है। ये रक्त का थक्का निर्माण, गर्भाशय का संकुचन और पेशियों के संकुचन आदि का कार्य करता है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो नोट करने वाले फैक्ट हैं, एलडीएल की मात्रा जो होती है वो होती है 5%, और एचडीएल की जो मात्रा है वो कितनी है, 20%। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा ओमेगा 3 मछली के तेल में पाया जाता है, और रबड़ के पेड़ में लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ के पेड़ में क्या पाया जाता है? लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा ऊंट का जो कूबड़ है वो संचित वसा का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऊंट का कूबड़ भी क्या है? संचित वसा का उदाहरण है। फिर नींबू में सिट्रोनेला, पीपरमेंट, मस्कमेथॉल इस तरीके से पाए जाते हैं। और प्लांट हार्मोन में जिब्रेलिन, प्लांट हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। तो याद रखेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।